आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के जो यूएसए मेनली स्टेप 1 की बुक है उससे हम लोग पढ़ना चालू करेंगे और ये कंटिन्यू हम लोग करेंगे थ्रू आउट द सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को अगर समझना है, अभी बहुत अच्छा इसके पहले कुछ कोट्स लिखे हुए थे कि बायोकेमिस्ट्री इज़ नथिंग बट द क्रॉलिंग कार्बन, है ना। ये कुछ नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूल है जो क्रॉल कर रहा है, यानी कि हम लोग क्या है, एक मॉलिक्यूल ही तो है जो कि चल रहे हैं, है कि नहीं। तो बायोकेमिस्ट्री को समझना है तो इस तरह से समझिए। सबसे पहले अगर हमको बायोकेमिस्ट्री को समझना है तो क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि डीएनए जो है बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्रोमेटिन फॉर्म टू फिट इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है, ठीक है। डीएनए जो रहते हैं लूप बनाते हैं, मतलब गोल गोल बनाते हैं, किसके चारों ओर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर कितने चक्कर लगाते हैं, ट्वाइस, 2 गुना लिखा हुआ है, 2 बारी चक्कर लगाते हैं। लाइक अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग, आपने माला देखा होगा, माला में ये मोती रहती है, ऐसे कर करके डीएनए है समझने के लिए, है कि नहीं, ठीक है। ऑक्टामर क्यों बोला गया, देखिए सबसे पहले समझिए कि हिस्टोन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। हिस्टोन के मॉलिक्यूल कौन कौन, H1, H2 के 2 और H3 और H4, है कि नहीं। सबका काम है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। H1 जो है, जैसे कि मान लीजिए धागा है ऐसे क्रोमेटिन को सबसे पहले बांधने के लिए H1 आता है। H1 इज अ लिंकर हिस्टोन। अगर क्वेश्चन पूछेगा विच इज अ लिंकर हिस्टोन तो आंसर मारना है H1, ठीक है। ये लिंक करता है, जैसे कि ये 2 राउंड अगर इसमें डीएनए ट्रेवल करके आगे निकल गया तो इसको बांधने का काम H1 करता है, और ये जो बीड जिस पे बंधता है वो ऑक्टामर रहता है। तो बचा कौन कौन, H2 के 2, H2A और H2B हो गए, H3 हो गए और H4 हो गए। तो ये 4 मॉलिक्यूल मिला ना, ये 4 मॉलिक्यूल का 2, देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्शन, है ना। तो ये 2 भागों में डिवाइडेड था, वैसे 2 बार अगर वैसा लेंगे तो ये ऑक्टामर बन जाएगा, और इस पे 2 राउंड डीएनए ट्रेवल यानी कि क्रोमेटिन लूप बनाएगा, और इसको ऊपर से बंद करने के लिए H1 हिस्टोन आएगा, जो कि लिंकर डीएनए से डीएनए जो यहाँ पे या इस एरिया वाला पार्ट जो ब्लू रंग का अगर जो नहीं दिख रहा है उसके नीचे लिंकर डीएनए है, और इसके ऊपर से एक टेप जैसा साट दिया गया, कौन, जिसका नाम अभी क्या दिख रहा है, H1, ठीक है, समझ में है। और इसके बाद जो है स्टेबलाइजेशन मिलता है क्रोमेटिन फाइबर का। कितना माइक्रोस्कोपिक व्यू से बड़ा व्यू में हम लोग आ गए। देखिए कहाँ डीएनए का डबल हेलिक्स, और हम लोग उसके कैसे कैसे वो क्रोमेटिन, ये क्या है नाम बताइए, H1 लिंकर हिस्टोन है कि नहीं। इसमें जो 2 भाग है ऑक्टामर के 4 पार्ट कौन कौन है, H2, H2B, H3, H4 और वैसे 2, ठीक है ना। अच्छा ये पार्ट हो गया। अब उसके बाद आते हैं कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन पूछता है, हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे एनसीईआरटी में, डीएनए में नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, फॉस्फेट ग्रुप के कारण होता है, ठीक है। और हिस्टोन क्या है आपस में, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल क्यों है, तो देखिए यहाँ कितना अच्छा याद करने के लिए सिखाया गया है कि हिस्टोन्स आर लार्ज, ठीक है। और लार्ज से ही याद करना अपने को, पॉजिटिव कौन कौन करता है, लाइसिन एंड अर्जिनिन, है ना, ठीक है, याद रखना है अपने को, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग कि लाइसिन एंड अर्जिनिन मेक्स पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव चार्ज डीएनए में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इन माइटोसिस। जब माइटोसिस होता है यानी कि माइटोसिस इज व्हाट, अ टाइप ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन में अपने को नंबर ऑफ डीएनए को बढ़ाना है, ठीक ना। तो जब भी माइटोसिस होने लगता है तो डीएनए क्या होते हैं, आपस में कंडेंस्ड हो जाते हैं। डीएनए जैसे ही कंडेंस्ड होंगे तो वो क्रोमोसोम बनेगा, ऐसा वाला चीज़ बनेगा, ठीक है। और उसके लिए डीएनए और हिस्टोन का सिंथेसिस होगा, क्योंकि अभी तो एकदम फैले रूप में थे, क्रोमेटिन के रूप में। जैसे ही पता चलेगा अरे चलो जल्दी से माइटोसिस होने वाला है, तो जल्दी से डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस होगी। किस फेज में होगी, बचपन में हम लोग पढ़े थे, एस से सिंथेसिस, एस से सेस फेज में, है कि नहीं। अच्छा उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का क्या होगा, रुको, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ठीक, वो सर्कुलर होता है, तुम्हारे जैसा लीनियर नहीं होता है, और उसको बांधने के लिए, उसको एक तरह से कंडेंस्ड करने के लिए हिस्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए
डज नॉट यूटिलाइज हिस्टोन। ठीक है, अब चलो इतना चीज़ समझ गए। अच्छा, इसके बाद कुछ कुछ बातें और यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये दोनों पहले पढ़ लूँ, उसके बाद मैं उसको एक बारी डिस्कस करूँ। इस फोटो को आप पहले एक बारी देखिए कि अगर हम कट सेक्शन देखें उस ऑक्टामर का, ठीक है, तो अपने को कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं। एच से क्या हुआ, हिस्टोन। ई से क्या होगा और एन यू से क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। नहीं, एच से हिस्टोन नहीं होता दोस्तों। यस, वेरी गुड, एच से हिस्टोन नहीं होता है। एच से क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। इसी की कहानी अभी चल रही है। दीज हेटेरोक्रोमेटिन आर कंडेंस्ड, ये बहुत कंडेंस्ड है। अपीयर्स डार्कर, आप देखेंगे तो ये जो काले काले पार्ट दिख रहे हैं आपको, है ना, वो है क्या, एक तरह का, ये जो गोलू गोलू है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। और उसके आजू बाजू जो काला काला क्षेत्र है, काला काला जगह है, ये वाला, वो क्या है, एक तरह से बताओ, हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा, ये देख रहे हो कि ये बड़ू गोलू यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, आप डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर आइए और हेट्रोक्रोमेटिन से मिलिए। तो अगर हम इधर से आए तो उजला वाला पहले आ रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर से आप अप्रोच करेंगे तो एच से डायरेक्ट आ जाए, कभी हो ही नहीं सकता है। एक लड़का बोल रहा है सर मैं यहाँ से इंटर कर जाऊँ तो काला वाला मिल जाएगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ वो क्या है। वो हेट्रोक्रोमेटिन नहीं है। हेट्रोक्रोमेटिन आर स्टेरिकली इनएसेसिबल मेरे भाई, यही कीवर्ड था। ठीक है, आप हेट्रोक्रोमेटिन को कभी भी पेरिफेरी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये इनएसेसिबल है, अब कोई इनएसेसिबल है जिससे आप मिल ही नहीं सकते हैं, उसको आप एक्टिव इनएक्टिव क्या करेंगे, है ना, उसको कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। अब कोई आदमी है जो आपसे मिलना ही नहीं चाह रहा तो उससे कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। सो दैट्स वाई हेट्रोक्रोमेटिन आर स्टेरिकली इनएसेसिबल। ठीक है, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई पूछे कि उसका ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं हो पाता है सर, है कि नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे कि मिथाइलेशन काउजेज म्यूट द डीएनए एंड एसिटाइलेशन काउजेज एक्टिव। लेकिन एसिटाइलेशन हम कम कर रहे हैं, मतलब उसका एसिटाइलेशन नहीं होने देंगे और मिथाइलेशन बहुत होगा। मिथाइलेशन से वो म्यूट हो जाएगा और एसिटाइलेशन नहीं होने से वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये हेट्रोक्रोमेटिन की कहानी थी। हेट्रोक्रोमेटिन आर एच और सी से समझेंगे, हाईली कंडेंस्ड, ये हिडन क्रोमेटिन होते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है बार बॉडी। बार बॉडी इज ऑल्सो इन एक्टिव एक्स क्रोमोजोम मे बी विजिबल ऑन द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। यही मैं बता रहा था कि यहाँ जो कालू है बाबू, पेरिफेरी से जो एक्सेसिबल है वो सब बार बॉडी है। ठीक है, वो कभी भी हेट्रोक्रोमेटिन नहीं है। हेट्रोक्रोमेटिन आर, ये बहुत बड़ी अच्छी लाइन है कि स्टेरिकली इनएसेसिबल। हम लोग पढ़ते हैं ना, स्टेरिकल ग्रुप होते हैं, स्टेरिक रिपल्सन होता है, ऐसे सब सुने थे, है ना, वहाँ से समझे, इस बात को पकड़े। दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन के बाद क्या आता है, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन देखिए लेवल जो किया हुआ है उसमें देखिए कि एच से हेट्रोक्रोमेटिन हो गया। ठीक है, एन यू से न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और ई से क्या है, व्हाट इज ई, ई से क्या है, यूक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन आर अपेयर लाइटर ऑन ईएम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको उजले उजले दिख रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये उसके अपोजिट स्टेरिकली एक्सेसिबल है, ये लाइन पहले होना चाहिए बुक में, स्टेरिकली एक्सेसिबल, सो दैट्स वाई ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, क्लियर। यू मतलब ट्रू होता, सबको पता है, यानी कि ट्रूली ट्रांसक्राइब होने वाले डीएनए के पार्ट यही है। सो दैट्स वाई यूक्रोमेटिन इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब हम दो टर्म जो यहाँ पढ़े थे, मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन, उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है डीएनए मिथाइलेशन एक टर्म। डीएनए मिथाइलेशन एक ऐसा टर्म है, इसको समझने के लिए आप समझिए सबसे पहले कि दीज आर नथिंग बट द रिवर्सिबली चेंजेस द एक्सप्रेशन ऑफ ए डीएनए सेगमेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स सीक्वेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रिवर्सिबली, आप इसको चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। ठीक ना, डीएनए के कुछ पार्ट को रिवर्सिबली, मतलब जब मन करे तो उसको क्या करो, एक्सप्रेस कर दो, जब मन करे तो उसको बंद कर दो, बिना उसके सीक्वेंस को चेंज किए। ठीक है, ऐसा होता है। कैसे होता है भैया, ठीक है। अच्छा, और कब कब होता है, जब आपका एजिंग हो रहा है किसी चीज़ का, तब कार्सिनोजेनेसिस हो रहा है, तब ईपीजेनेटिक्स हो रहा है, तब जेनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रहा है, तब, है ना, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रिप्रेशन हो रहा है, तब मैं सब बता रहा हूँ। और एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिवेशन, जिसको कि लायोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि डीएनए में मिथाइलेशन, डीएनए के किसी सेगमेंट में अगर आप चेंज करेंगे तो उसके कारण एजिंग होगा, उसके कारण कैंसर होगा, उसके कारण कुछ एपिजेनेटिक अलग अलग चेंजेस होंगे, उसके कारण हो सकता है दो में से एक स्विच ऑफ हो जाए, है ना।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें जेनोमिक इम्प्रिंटिंग हम लोग समझते ही हैं, है ना। जेनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है कि माँ और पिता में से किसी एक जीन को रिप्रेस करना, वो नहीं मतलब एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रिवर्सिवली चेंजेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए डीएनए। चेंजेस का मतलब यहाँ पे ऑन ऑफ दोनों है दोस्तों, ठीक है। ऑन हो रहा है और ऑफ दोनों हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपने एजिंग हो रहा था, एजिंग में क्या होगा आप खुद समझिए कि कोई डीएनए जो है ना उस एक तरह का इम्यूनिटी वाला प्रोटीन नहीं बना पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो म्यूट हो गया है अब, ठीक है ना। कोई कैंसर यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा गेट कीपर जीन्स है मेरा, ठीक है, समझने के लिए समझते P53 है, ठीक है। इसको भी कोई कोड करता होगा जीन। अगर उस जीन में मिथाइलेशन अगर हो गया, सोचिए P53 जीन के मिथाइलेशन हो गया तो ये म्यूट हो जाएगा, P53 बनेगा नहीं, यही तो गेट कीपर है। कितने सारे कैंसर होंगे, है कि नहीं, बहुत सारे कैंसर होंगे। उस तरह से एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक प्रिंटिंग में क्या होगा, मान लो 2 जीन है, ठीक है, एक मान लो फादर से है, एक मदर से है। एक को अगर मैं म्यूट कर दूंगा तो सिर्फ माँ वाला आएगा, है ना। वैसे ही एक यहाँ बड़ा अच्छा टर्म है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। पहले तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट समझे, वही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ना जो यहाँ से उछल के चलते रहता है। कभी वो क्या करेगा, किसी के साथ जुड़ के एक्टिव हो जाएगा, किसी के साथ इधर चल जाएगा उधर चल जाएगा, ऐसे कर देगा। किसी के मॉलिक्यूल को बनाने में मान लीजिए उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसके रिप्रेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है ना। दीज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट शुड नॉट जंप रैंडमली, सो मेक इनएक्टिवेटेड एंड काउजेस सप्रेशन और रिप्रेशन ऑफ दैट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन करना, इसी को लायोनाइजेशन बोलते हैं। सबको पता है ना कि फीमेल में 2 एक्सेस है कि नहीं, लेकिन एक एक्स को ही एक्टिव किया जाता है, ठीक ना, बाय नेचर है ये। जैसे मेल में एक्स एक ही एक्स एक्टिव है, तो फीमेल में एक ही एक्स एक्टिव होना चाहिए। तो एक इनएक्टिव कैसे होता है, तो वही एक एक्स क्रोमोसोम को हम इनएक्टिव करते हैं, ठीक है, लायोनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए के मिथाइलेशन के बारे में चर्चा हो गई। अब आइए, डीएनए जो है मिथाइलेटेड करके हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रिंटिंग करते हैं। यहाँ समझिए कि अगर डीएनए के 2 भाग हैं, मान लो एक मेल से आया एक फीमेल से आया, तो इसमें इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, एक जीन को साइलेंस्ड कर देना। तो कैसे करोगे, उसमें मिथाइलेशन जोड़ दो। मिथाइलेशन काउजेज म्यूटिंग ऑफ द जीन्स, म्यूट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। मिथाइलेशन विदिन जीन प्रमोटर, यहाँ ध्यान से सुनना है बात, ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। मिथाइलेशन अगर हम जीन प्रमोटर में करेंगे, जो कि CpG आइलैंड है, तो उसके कारण क्या होगा, सबको पता है, मिथाइलेशन काउजेस म्यूटिंग, है ना, दैट इज रिप्रेसिंग और साइलेंसिंग ऑफ ए जीन ट्रांसक्रिप्शन, एज सिंपल एज दैट। यानी कि क्या हो गया कि जो मेरे जीन के प्रमोटर है उसका अगर मिथाइलेशन करेंगे तो मेक्स डीएनए म्यूट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक सबको पता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में एक एक्स कहाँ से नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, उसका होना था डीएनए का मिथाइलेशन, माने शांत, उसको शांत करना था, लेकिन वो अच्छे से नहीं हुआ और एक नहीं कहते हैं कि एक एक्स के ऊपर एक और एक्स बन गया। मान लीजिए अगर एक्स क्रोमोसोम ऐसे है, ठीक है, तो एक एक्स क्रोमोसोम ऐसे और आ गया यहाँ पे, उसका एक पार्ट, ठीक है। और उस क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से शांत नहीं हुआ, इसीलिए वो हल्ला करने लगा, और हल्ला करने लगा तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, उसका एक्स का एक पार्ट जो रहता है फ्रेजाइल हो गया, मैंने थोड़ा फ्रेजाइल मैंने क्या बोलते हैं, नाजुक हो गया, और नाजुक होकर के भी वो शांत नहीं बैठा क्योंकि उसका अच्छे से मिथाइलेशन नहीं हुआ था। एज सिंपल एज दैट। कितना कहानी प्यारा है। अब आते हैं, जैसे डीएनए का हमने मिथाइलेशन किया, म्यूट किया, हमने हिस्टोन को म्यूट करूंगा, ठीक है। यूजुअली काउजेज रिवर्सिबल, देख रहे हैं बार बार यहाँ पे टर्म क्या यूज़ कर रहा है, रिवर्सिबल, ये सब रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन के अगर हम क्या बोल रहा है कि हिस्टोन का अगर हम मिथाइलेशन करेंगे जो कि यूजुअली रिवर्सिबल होता है, ट्रांसक्रिप्शनल सप्रेशन होंगे, क्या कि मिथाइलेशन काउजेज म्यूट बट ऑल्सो काउजेज एक्टिवेशन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। क्या समझे कि मिथाइलेशन नॉट ऑलवेज काउजेज व्हाट, सप्रेशन, rather also causes activation depending upon the location of methyl group, what you are added, where you are added, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या आ रहा है कि हिस्टोन का अगर मिथाइलेशन करिएगा, देखिए यहाँ वर्ड इसीलिए मोस्ट यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि ऑल्सो काउजेज एक्टिवेशन है, तो मोस्टली मेक्स डीएनए म्यूट, ओके। लेकिन
अच्छा, अब बताइए हिस्टोन के किस पार्ट को हम क्या करेंगे, मिथाइलेटेड करते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन को, जो कि पॉजिटिव चार्ज देने के लिए फेमस था। लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यूल हिस्टोन कैन बी मिथाइलेटेड, ओके, एंड दे आर mostly make DNA mute, but depending upon the location of the methyl group you are adding, it may also cause activation, so keep in mind also. Okay, now comes the histone का ही एसिटाइलेशन हो रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि DNA का मिथाइलेशन होता है, तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर DNA का आप एसिटाइलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी कि DNA को एक्टिवेट क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, हम लोग DNA का एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, उसको शांत जरूर कर सकते हैं, है ना। हाँ, हिस्टोन को एसिटाइल कर सकते हैं। हिस्टोन को एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, उसके पॉजिटिव चार्जेस को हटा देना। जब उसके आप पॉजिटिव चार्जेस को हटा देंगे, ठीक है, DNA के क्या बोल रहा है कि हिस्टोन के पॉजिटिव चार्जेस को अगर हटा दोगे तो उससे क्या होगा, DNA रिलैक्स्ड हो जाएगा, कॉइलिंग जो रहेगा खुल जाएगा, है ना, और उससे ट्रांसक्रिप्शन जो रहेंगे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हिस्टोन के एसिटाइलेशन अगर सही से नहीं होंगे तो क्या होता है, कहते हैं कुछ जैसे कि बोल रहा है कि थायराइड हार्मोन्स का कभी कभी सिंथेसिस जो होता है ना अल्टर्ड हो जाता है, अच्छे से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स थे उसका एसिटाइलेशन हो गया। एसिटाइलेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, एक्टिव, है ना। हिस्टोन एसिटाइलेशन मेक्स DNA एक्टिव, ओके। क्या समझे कि DNA का अगर आपको एक्टिवेट करना है तो उसको A से एसिटाइलेशन कर दीजिए, DNA को अगर आप म्यूट करना है तो M से मिथाइलेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आप क्लिनिकल याद कर सकते हैं, ठीक ना, कि एसिटाइलेशन ऑफ थायराइड रिसेप्टर काउजेज थायराइड हार्मोन सिंथेसिस अल्टरेशन, ओके। नाउ कम्स DNA का डी एसिटाइलेशन, सिंपल सी बात, उसी का वही वाला बात हो गया, रिमूवल ऑफ हिस्टोन चार्जेस, और यहाँ एसिटाइल ग्रुप को हटा देंगे, जो कि एसिटाइल ग्रुप जुड़ करके हिस्टोन के पॉजिटिव चार्ज को अल्टर कर रहा था ना, तो उस एसिटाइल ग्रुप को हटा दो, सिंपल। जैसे ही हटाएंगे तो DNA क्वाइल्ड होने लगा, टाइट होने लगा, ट्रांसक्रिप्शन में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो नाउ कम्स हिस्टोन डी एसिटाइलेशन। हिस्टोन को अगर डी एसिटाइल करते हैं, अगर हम DNA को अगर हम हिस्टोन को अगर डी एसिटाइल करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको क्या किया, एक्टिव की, डी एक्टिव नहीं, मैंने डी एक्टिव किया, ठीक है। एसिटाइलेशन काउजेस एक्टिवेशन, ठीक ना। तो यहाँ डी एक्टिवेशन, डी एसिटाइलेशन किया तो उसके कारण क्या होगा, जीन के एक्सप्रेशन अल्टर्ड हो जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा, हंटिंगटन्स डिजीज होंगे। हम लोग पढ़े हैं हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स कोरिया, केज, सबको पता है ना। हिस्टोन डी एसिटाइलेशन के कारण, हिस्टोन का अगर डी एसिटाइलेशन करिएगा तो डी एक्टिवेटेड DNA, एज सिंपल एज दैट, है ना। यहाँ ध्यान से रखें, डी एसिटाइलेशन, डी एक्टिवेशन, खत्म कहानी। अब बहुत सिंपल सा हम लोग 12th में आ गए, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, यहाँ से शुरू करेंगे। याद करें, बहुत अच्छा नेमोनिक यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूक्लियोसाइड सुनते हैं याद रखना है, बेस तो सब में कॉमन है दोस्त, बेस इज कॉमन। क्या बोलते हैं, अगर कहीं चढ़ रहे हैं तो उसका बेस तो सब में कॉमन ही है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में। अगर उसके ऊपर सिर्फ शुगर लगाते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, और शुगर के ऊपर भी अगर बेस के बाद शुगर और शुगर के बाद भी आपने फॉस्फेट, T से फॉस्फेट रखा तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये क्वेश्चन 12th के लेवल पे पूछता था, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शंस में कभी कभी दे देंगे, और उसको कैसे देंगे, 5-3- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कंफ्यूज करने के लिए माइनर बीच में घुसा देगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन गलत हो जाएगी, इसको ध्यान रखें। 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, ना कि 5-3, ठीक है। डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मद्देनजर रख करके बोला गया है, ठीक है। उसके बाद दो तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। बचपन में बहुत कंफ्यूज हम लोग होते थे कि प्यूरीन 2 रिंग वाला है कि पायरिमिडीन 2 रिंग वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे याद करें, ठीक है, कि देखिए यहाँ नेमोनिक भी दिया हुआ है कि प्योर एज गोल्ड। जब आप प्योर एज गोल्ड बोल रहे हैं, ठीक है, तो प्योर का प्यूरीन का प्योर आ गया, एज गोल्ड से क्या हो गया, एडिनाइन, और ये है ना ग्वानिन आ गया, ठीक है। तो प्यूरीन 2 ही होता है और A और G होता है, और 2 होते हैं तो उसमें 2 रिंग भी होंगे, ऐसे याद रखें, ठीक है, सिंपल। अच्छा, वैसे ही पायरिमिडीन जो होता है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कैसे याद किए मैंने, कट द पिरामिड,
जब पायरिमिडीन बोल रहे हैं तो पिरामिड याद आएगा, और पिरामिड को मुझे काटना है, CUT। सबको पता है साइटोसिल है, U से यूरासिल है, और T से क्या है, थायमीन, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, डीएमिनेशन का मतलब क्या हो गया, अमीन हटा दो। अमीन मतलब NH2 ग्रुप का रिमूवल है ये, ठीक है। तो साइटोसिन को अगर आप हटा देंगे NH2, ठीक है, मान लो कि साइटोसिन ऐसे है, उसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है ना, ऐसे बोलना गलत होगा, X मान लीजिए कोई, मतलब अभी तक मॉलिक्यूल है जिसमें NH2 लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम साइटोसिन बोले। अगर हम इसमें NH2 हटा देंगे तो जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूरासिल, है ना। वैसे ही एडेनिन से अगर हम NH2 निकाल लेंगे, हाइपोजेंटीन। ग्वानिन से अगर हम निकालेंगे तो ज़ैंथीन बनेगा। 5 मिथाइल साइटोसिन, अरे इसको अगर हम साइटोसिन बोले हैं और इसके 5' पोजीशन पे अगर हम मिथाइल लगा देंगे, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, 5 मिथाइल साइटोसिन, ठीक। और इसमें NH2 निकाल देंगे तो अब ये U नहीं कहलाएगा, रेडिकल U काट के यहाँ लिख दीजिए आप थायमीन, ठीक है। तो यानी कि आप अगर आपने एक्स्ट्रा ये ऐड किया तो आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि क्या हम लोग ने यहाँ पढ़ा अभी, है कि नहीं, कि थायमीन में ये जो थायमीन है, ये वाला थायमीन, इसमें तो एक मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये लिखा हुआ है थायमीन है से मिथाइल बॉन्ड, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, ठीक ना। ओके, हम लोग फिर पढ़ते हैं जी, क्या कि सबको पता है C जो है G के साथ बॉन्ड बनाता है, A डबल बॉन्ड T के साथ बनाता है। बताइए कौन मजबूत होगा, सिंपल सी बात है, 2 बॉन्ड के 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, है ना। तो CG बॉन्ड, यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि CG बॉन्ड जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, इसीलिए मजबूत होते हैं, रादर दैन AT से ज़्यादा होते हैं। इसीलिए CG अगर किसी मतलब DNA में ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक ना, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, CG बॉन्ड आर लाइक क्रेजी ग्लू, यस, याद करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, यहाँ पे एक यूरासिल की बात बहुत होती है, ठीक ना। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ RNA में पाया जाता है, और थायमीन जो है सिर्फ और सिर्फ DNA में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। यूरासिल RNA में, थायमीन DNA में, खत्म कहानी, ठीक है। और यही बात लिखा हुआ है कि मिथाइलेशन ऑफ यूरासिल मेक्स थायमीन, है कि नहीं। इसी यूरासिल में अगर हम 5 जगह पे CH3 घुसा दे तो वो क्या बन जाएगा, थायमीन बन जाएगा, सिंपल एज दैट, है कि नहीं, यस। उसके बाद क्या हम लोग पढ़ें कि एमिनो, अब यहाँ पे एमाइनो एसिड, जैसे कि अगर आप, ये क्या है, प्यूरिन की पायरिमिडीन, मैंने कैसे रटा था, PUR, क्या था इसका, PUR, प्योर एज गोल्ड, यानी कि 2 ही है और 2 रिंग के साथ है, ठीक है, 2 रिंग के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि ये बताओ, ये जो प्यूरिन आप कंपाउंड देख रहे हो ये किस किस एमाइनो एसिड से मिलके बना है। तो यहाँ लिखा हुआ है एमाइनो एसिड नेसेसरी फॉर द प्यूरिन सिंथेसिस इज, देखिए रटने का कितना अच्छा तरीका दिया हुआ है, कैट्स पर अंटिल गैग, जब तक वो हंसेगा नहीं, ठीक ना। और गैग का मतलब क्या, ग्लाइसिन, स्पार्ट्रेट जो कि कॉमन है, और ग्लूटामीन, ठीक है। प्यूरिन में जो ये N है, एक नाइट्रोजन कहाँ से आया, ग्लाइसिन से आया, ठीक है। ये 2 नाइट्रोजन कहाँ से आया, ग्लूटामीन से आया, और एक स्पार्ट्रेट से आया। ये दोनों कार्बन कहाँ से आ रहे हैं जी, ठीक है, ये दोनों कार्बन कहाँ से आए, ये दोनों कार्बन आया टेट्राहाइड्रोफोलेट से, और ये कार्बन और ये नाइट्रोजन पूरा ग्लाइसिन से आता है, और ये कार्बन जो रहता है CO2 से आता है, एज सिंपल एज दैट। पायरिमिडीन में हम लोग क्या पढ़े, पायरिमिडीन से पिरामिड याद आना चाहिए, और उसको कट करना, CUT 3 लेटर है, ठीक है, याद रखें। सबसे पहले कि इस E भी एक तरह से किससे बनता है, स्पार्ट्रेट से बनता है, और ये जो ग्रुप उसका बच जाता है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट से बनता है, एज सिंपल एज दैट। इसमें एक बड़ी अच्छी बात यहाँ लाइन लिखी हुई है कि 5 प्राइम एंड ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बियर्स द ट्राइफॉस्फेट एनर्जी सोर्स फॉर द बॉन्ड, ठीक है। पुराने एडिशन में एक लाइन और लिखा हुआ था, अल्फा फॉस्फेट इज टारगेट ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल अटैक। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइए, आप इस चीज़ को समझिए, ये क्या यहाँ लाइन लिखा हुआ है, जैसे कि आप समझ गए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले अगर आपको समझना है कि ये किस तरह से काम करता है, या किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड, सेपरेट न्यूक्लियोटाइड, तो 3 फॉस्फेट बना लीजिए आप, रैदर अच्छा रहेगा कि आप इसको यूज़ करें, 3 फॉस्फेट बना लीजिए। मैं 3 फॉस्फेट बना लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ऑक्सीजन के थ्रू आप क्या करेंगे, ठीक है, 5 प्राइम CH2 से इसको आप रिंग को जो है ना जोड़ दीजिए,
ठीक है, और ये तो 5 हो गया, यहाँ पे ये 4 पोजीशन हो जाता है, 3 पोजीशन, वैसे ही सबको पता है 2 पोजीशन और 1 प्राइम पोजीशन सबको पता है, और 3' पे OH निकला हुआ रहता है। ये एक तरह का क्या हो गया, न्यूक्लियो, बताइए न्यूक्लियोटाइड की साइड, मैं टाइड लिखूंगा क्यों, क्योंकि इसमें बोलिए 3 फॉस्फेट है, पढ़े थे ना न्यूक्लियोसाइड में, S से शुगर और T से ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा 3 फॉस्फेट है, इन तीनों फॉस्फेट का क्या एक ही नाम, नहीं, क्योंकि ये इससे बगल है, इसीलिए अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। अब उस लाइन को निकालते हैं, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, 5' end ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बियर्स द ट्राइफॉस्फेट। सबसे पहली बात, ठीक है, कि ये ट्राइफॉस्फेट किस पोजीशन पे है, 5 प्राइम पोजीशन से लगा हुआ है, खत्म कहानी, एक लाइन हो गया। अच्छा दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा अच्छा लाइन है, ठीक है, कि अल्फा फॉस्फेट जो होता है, अल्फा फॉस्फेट मैंने बताया था 3 फॉस्फेट में जो पहला फॉस्फेट है वो अल्फा फॉस्फेट है, वो टारगेट है 3 हाइड्रोक्सिल अटैक के लिए। इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड है अपना, ये न्यूक्लियोटाइड सेपरेट, ठीक है, ये बैठा हुआ था। अब ऊपर से क्या हुआ, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि ये कैसे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड मिलते ही ना तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, DNA बन जाएगा, ठीक ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो मान लीजिए कि इधर से बनने वाले पॉलीमर रेलगाड़ी के जैसे आ रहे थे, ये एक न्यूक्लियोटाइड सेपरेटेड बैठा हुआ था, अपने 5 प्राइम पोजीशंस पे 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट को लेके बैठ करके, इसके 3' डायरेक्शन, 3' पे OH था, ठीक। क्या मैंने पढ़ा कि आने वाले जो पॉलीमर हैं उसके 3' का जो हाइड्रोक्सिल है वो इस अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये फिर अब ये जो रहेगा ये पूरा चेन बन जाएगा। अब ये पूरा चेन बन जाएगा तो इसका 3' हाइड्रोक्सिल क्या करेगा, फिर से एक सेपरेट बैठे न्यूक्लियोटाइड के अल्फा फॉस्फेट पे फिर अटैक करेगा, फिर उसका OH फिर नेक्स्ट वाले के ट्राइफॉस्फेट के अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा जी। और यही तो कहानी है जाने मन जो कंटिन्यू होगी, एज सिंपल एज दैट। यहाँ देखिए आप, अब इसको पढ़ें तब एक कॉन्फिडेंस आएगा। 5 प्राइम एंड पे ही तो ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बियर्स द ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर द बॉन्ड है, ठीक है। 5 प्राइम पोजीशन पे ही न था, 5 प्राइम पोजीशन पे ही न था 3 फॉस्फेट, क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि अल्फा फॉस्फेट जो होता है टारगेट ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल अटैक होता है। बताइए ये 3' के हाइड्रोक्सिल का अटैक कहाँ होने वाला है, किस फॉस्फेट पे, अल्फा के बीटा पे गामा, अल्फा पे होने वाला है। बस यही लाइन तो था, इसको समझना था थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के 2 पेज मैं कर रहा हूँ डेली, 2 पेज से ज़्यादा नहीं, बहुत ही एक कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं इस पे इसीलिए जोर दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि किसी को पता है या नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि जो बचपन में हम लोग NCERT पढ़ते थे वो PG लेवल पे USMLE का फर्स्ट एड बुक बन जाता है, ठीक है। अगर आप PG की तैयारी कर रहे हैं और अपने NCERT यानी कि USMLE पार्ट 1 को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने एक तरह से नीट UG की तैयारी की और NCERT नहीं पढ़ी। आप सोच सकते हैं कितना ब्लंडर हो सकता है, ठीक है। तो अपने NCERT को उठाओ, नीट UG के जैसे नीट PG को भी गर्दा उड़ाओ, ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। शुभ रात्रि, ख्याल रखें, फिर से मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच।